नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है ख्वाहिश। माँ, क्या इस शनिवार भी पिताजी नहीं आएंगे? शिखा ने मुझसे तीसरी बार पूछा था। मैं खुद समझ नहीं पा रही थी। आनंद का न तो पिछले कुछ दिनों से कोई फोन ही आया था, न कोई खबर। सोचने लगी कि क्या होता जा रहा है उन्हें। पहले तो कितने नियमित थे। हर शनिवार को हम लोग उनके पास चले जाते थे, 2 दिन के लिए, और अगले शनिवार को उन्हें यहाँ आना होता था। सालों से यह क्रम चलता आ रहा था, पर पिछले कुछ महीनों से उनका आना नहीं हो पाया था। बच्चियों के इम्तिहान करीब थे, इसलिए उन्हें भी ले जाना संभव नहीं था। मैं ही 2 बार हो आई थी, पर क्या आनंद को बच्चियों की याद भी नहीं आती होगी? माँ, पिताजी तो इस बार मेरे जन्मदिन पर भी आना भूल गए। सिमरन ने रुआंसे स्वर में कहा। हाँ, और क्या, इस बार वह आएंगे ना, तो मैं उनसे कुट्टी कर लूंगी। मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी उनकी कार में घूमने। अरे पहले पिताजी आए तो सही, शिखा ने सिमरन को चिढ़ाते हुए कहा था। ऐसा करते हैं, शाम तक उनका इंतजार कर लेते हैं, नहीं तो फिर मैं सुबह की बस से चली जाऊंगी। आया रह लेगी तुम लोगों के पास। क्या पता उनकी तबीयत ठीक न हो, या फिर दादी जी बीमार हों। मैं आशंकाओं में घिरती जा रही थी। रात को ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। मन देर तक उधेड़ बुन में ही लगा रहा। अगर बीमार थे या कोई और बात थी तो खबर तो भेज ही सकते थे। यूं पटना से यहाँ इतना अधिक दूर भी तो नहीं। फिर इतने सालों में आते जाते तो यह दूरी और भी कम लगने लगी है। इन गर्मियों में हमारी शादी को पूरे 10 वर्ष हो जाएंगे। मुझे आज भी याद है वह घटना जब आनंद से मेरी गृहस्थी संबंधी बातचीत हुई थी। शुरू शुरू में जब मुझे पटना में नौकरी मिली थी, तब मैं कितना घबराई थी। तुम दिल्ली में हो, हम लोग एक जगह तबादला भी नहीं करवा पाएंगे। तो क्या हुआ, मैं हर हफ्ते आता रहूंगा, आनंद ने समझाया था। समय अपनी गति से गुजरता रहा। आनंद को अभी 2 छोटी बहनों की शादी करनी थी। पिता का देहांत हो चुका था। बैंक में मात्र क्लर्क की तो नौकरी थी उनकी। मेरा अचानक ही कॉलेज में प्रवक्ता पद पर चयन हो गया था। यह आनंद की ही हिम्मत और प्रेरणा थी कि मैं यहाँ अलग फ्लैट में लेकर बच्चियों के साथ रह पाई थी। छोटी ननद भी तब मेरे साथ ही आ गई थी। यहीं से कोई कोर्स करना चाहती थी। अलग रहते हुए भी मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं आनंद से दूर हूँ। वह अक्सर दफ्तर से कॉलेज फोन कर लेते। शनिवार रविवार को हम लोग मिल ही लेते थे। घर की आर्थिक दशा भी धीरे धीरे सुधरने लगी थी। बड़ी ननद का धूमधाम से विवाह कर दिया था। फिर पिछले साल छोटी का भी ब्याह कर ससुराल चली गई। कुछ समय बाद आनंद की भी पदोन्नति हो गई थी। महीने पहले भी दरभंगा में बैंक मैनेजर होकर आए थे। नई कार ले ली थी, पर अब एक नई जिद शुरू हो गई थी। वे अक्सर कहते, सुमित्रा, तुम अब नौकरी छोड़ दो, मुझे अब अस्थाई घर चाहिए। यह भागदौड़ मुझसे नहीं होती है, और फिर माँ का भी स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहता। मैं हैरान हो गई थी। 5 साल हो गए, इतनी अच्छी नौकरी है। फिर जब बच्चियाँ छोटी थी, इतनी परेशानियाँ थी, तब तो मैं नौकरी करती रही। अब तो मुझ में आत्मविश्वास आ गया है। बच्चियाँ भी स्कूल जाती हैं। इतनी जान पहचान यहाँ हो गई है कि कोई परेशानी नहीं होती है। अब भला नौकरी छोड़ने में क्या तुक है? पिछली बार यही सब जब मैंने कहा था तो आनंद झल्ला कर बोले थे, तुम समझती क्यों नहीं हो सुमित्रा? तब जरूरत थी, मुझे बहनों की शादी करनी थी, पैसा नहीं था। पर अब तो ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों, शिखा सिमरन के विवाह नहीं करने हैं? मैंने भी तुनक कर जवाब दिया था, उनके लिए मेरी तनख्वाह ही काफी है। उन्होंने एक ही वाक्य कहा था। मैं फिर कुछ नहीं बोली थी, पर अनुभव कर रही थी कि पिछले कुछ दिनों से यही मुद्दा
हम लोगों के आपसी तनाव का कारण बना हुआ था। कितनी ही बहस कर लो, हल तो कुछ निकलने वाला नहीं था। पर अब मैं नौकरी कैसे छोड़ दूं? इतने साल तक एक कामकाजी महिला रहने के बाद अब नितांत घरेलू बनकर रह जाना शायद मेरे लिए संभव भी नहीं था। ठीक है, माँ बीमार सी रहती थी, पर नौकर भी तो था। पटना में बच्चियां अच्छे स्कूल में पढ़ रही थी। साल 2 साल बाद तुम्हारा तबादला भी तो होता रहता है, मैंने तनिक गुस्से में कहा था। जिनके तबादले होते रहते हैं उनके बच्चे क्या पढ़ते नहीं हैं? आनंद ने चिढ़कर कहा था। मैं क्या कहती, सोचने लगी कि इन्हें मेरी नौकरी से इतनी चिढ़ क्यों होने लगी है। कारण मेरी समझ से परे था। यूं भी हम लोग कुछ समय के लिए ही मिल पाते थे, इसलिए जब भी मिलते समय खुशी से ही गुजरता था। शुरू में बातों ही बातों में एक दिन उन्होंने कहा था, सुमित्रा, मेरा तो अब मन करता है कि तुम लोग सदा मेरे साथ ही रहो। अब और अलग रहना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं तो तब भी नहीं समझती थी कि यह सब आनंद गंभीरता से कह रहे हैं। बाद में जब उन्होंने यही सब बार बार कहना शुरू कर दिया तब मैं चौंकी थी। आखिर तुम अब क्यों नहीं चाहते कि मैं नौकरी करूं? अचानक तुम्हें क्या हो गया है? सुमित्रा, मैंने बहुत सोच कर देखा है, इस तरह तो हम हमेशा अलग अलग ही रहेंगे। फिर अब जब आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर है, तब क्यों अनावश्यक रूप से यह तनाव झेला जाए? बार बार आना मुश्किल है, मेरा पद भी जिम्मेदारी का है, इसलिए छुट्टियां भी नहीं मिल पाती। मुझे अब यह प्रसंग अरुचिकर लगने लगा था, इसलिए मैंने उन्हें कोई जवाब ही नहीं दिया था। रात को नींद देर से ही आई थी। सुबह फिर मैंने आया को बुलाकर सारा काम समझा दिया था। बच्चियों की पढ़ाई आवश्यक थी, इसलिए उन्हें साथ ले जाने का इरादा नहीं था। बस का 4-5 घंटे का सफर ही तो था, पर रात को सो न पाने की वजह से झपकी लग गई थी। जब एक जगह बस रुकी और सब लोग चाय नाश्ते के लिए उतरे, तभी ध्यान आया कि सुबह मैंने ठीक से नाश्ता नहीं किया था। पर अभी भी कुछ खाने की इच्छा नहीं थी, बस एक प्याला चाय मंगाकर पी। मन फिर आशंकित होने लगा था कि पता नहीं आनंद क्यों नहीं आया। दरभंगा बस स्टैंड से घर पास ही था। रिक्शा करके जब घर पहुंची तो आनंद घर से ही निकल रहे थे। सुमित्रा, तुम अचानक मुझे इस तरह आया देखकर शायद वे चौंके थे। इतने दिनों से आए क्यों नहीं? मैंने अटैची रखकर सीधे प्रश्न दाग दिया था। अरे छुट्टी ही नहीं मिली, आवश्यक मीटिंग आ गई थी। आज भी दोपहर को कुछ लोग आ रहे हैं, इसलिए तो तुम्हें फोन करने जा रहा था। चलो अंदर तो चलो। अटैची उठाकर आनंद भीतर आ गए थे। घर इस बार साफ सुथरा और सजा सवरा लग रहा था। नहीं तो यहाँ पहुँचते ही मेरा पहला काम होता था सब कुछ व्यवस्थित करना। माँ जी भी अब कुछ स्वस्थ लग रही थी। गीता, चाय बनाना अच्छी सी, आनंद ने कुछ जोर से कहा था। मैं सहसा चौंकी थी। अरे गीता है ना, पड़ोस में ही तो रहती है, वही आ जाती है माँ को संभालने। बीच बीच में तो ये काफी बीमार हो गई थी, मुझे दिन भर बाहर रहना पड़ता था। गीता ने इन्हें संभाला था। तभी मुझे कुछ ध्यान आया। पिछली बार आई थी जब, तब माँ जी ने ही कहा था, पड़ोस में दयाराम है ना, रिटायर्ड हेडमास्टर साहब, उनकी बेटी यहीं स्कूल में पढ़ाती है। बाप बेटी ही हैं, बड़ी समझदार बिटिया है। माँ नहीं है उसकी, दिन में 2 बार पूछ जाती है, दीदी चाय लीजिए। गीता चाय के साथ बिस्कुट नमकीन भी ले आई थी। दुबली पतली सुंदर घरेलू सी लड़की लगी थी। फिर वह बोली, आप जल्दी से नहा धो लीजिए, मैंने खाना बना लिया है। आप तो थकी होंगी, मैं अभी गर्मा गर्म फुलके सेक देती हूँ।
मैं कुछ कह न पाई थी। मुझे लगा कि अपने ही घर में जैसे मेहमान बनकर आई हूँ। मैं सोचने लगी कि यह गीता घर की इतने जिम्मेदार सदस्य कब से हो गई है। अटैची से कपड़े निकालकर मैं नहाने चली गई थी। वह रामू कहाँ गया है? बाथरूम से निकलकर मैंने पूछा। छुट्टी पर है। आजकल तो गीता सुबह शाम खाना बना देती है, इसलिए घर चल रहा है। वाह, कोफ्ते और मटर पुलाव! वाह गीता जी, दिल खुश कर दिया आपने। आनंद चटकारे लेकर खा रहे थे। मेरे मन में कुछ चुभा था। रसोई का काम छोड़े मुझे काफी समय हो गया था। नौकरी और फिर घर पर बच्चों के कारण आया ही सब कर लेती थी। यहाँ पर रामू था ही। सुमित्रा तुम्हारे हाथ का खाना खाए अरसा हो गया। अभी खाना पकाना भूल तो नहीं गई? आनंद कभी कह भी देते थे। यह भी कोई भूलने की चीज है? फिर ये लोग ठीक ही बना लेते हैं, पर गृहिणी की तो बात ही और है। मैं समझ जाती थी कि आनंद चाहते हैं कि मैं खुद उनके लिए कुछ बनाऊं। फिर बात आई गई हो जाती। अचानक आनंद बोले, तुम्हें पता है गीता बहुत अच्छा सितार बजाती है। आनंद ने कहा तो मुझे लगा कि जैसे मैं यहाँ गीता के ही बारे में सब कुछ जानने आई हूँ। मन खिन्न हो उठा। खाना खाते समय फिर भी आनंद ने कहा, गीता तुम्हें बाजार जाना था ना? दफ्तर जाते समय तुम्हें छोड़ता जाऊंगा। ठीक है। गीता भी मुस्कुराई थी। मैं सोच रही थी कि इतने दिनों बाद मैं यहाँ आई हूँ। आनंद को न तो मेरे बारे में कुछ जानने की इच्छा है और न घर के बारे में और न ही बच्चियों के बारे में। बस एक गीता गीता की रट लगा रखी थी। अच्छा, मैं चलूंगा। ठीक है, मैंने अंदर से ही कह दिया था। तभी खिड़की से देखा, गीता कार में अगली सीट पर आनंद के बिल्कुल पास बैठी थी। पता नहीं आनंद ने क्या कहा था। उसके मंद स्वर में हंसने की आवाज यहाँ तक आई थी। मन हुआ कि अभी इसी क्षण लौट जाऊं। सोचने लगी कि आखिर मैं यहाँ आई ही क्यों थी। माँ जी खाना खाकर शायद सो गई थी। मेज पर रखा अखबार उठाया, पर पढ़ने में मन नहीं लगा था। आनंद शायद 2 घंटे बाद लौटे थे। मैंने उठकर चाय बनाई। सुमित्रा, रात का खाना हमारा गीता के यहाँ। आनंद ने कहा था। गीता गीता गीता, मैं क्या खाना भी नहीं बना सकती? समझ में नहीं आता कि तुम लोग क्यों उसके इतने गुलाम बने हुए हो। रामू छुट्टी पर क्या गया? लगता है उस छोकरी ने इस घर पर आधिपत्य ही जमा लिया है। सुमित्रा, क्या हो गया है तुम्हें? इस तरह तो तुम कभी भी नहीं बोलती थी। घर का कितना ध्यान रखती है गीता। तुम्हें कुछ पता भी है? तुम्हें तो अपनी नौकरी, अपने करियर के सिवा, हाँ, सारी अच्छाइयाँ उसी में हैं। मैं अभद्र हूँ, बहुत बुरी हूँ। कह लो जो कहना है आज। मैं क्या जानती नहीं कि उसका जादू तुम्हारे सिर पर चढ़कर बोल रहा है। उसे घुमाने फिराने के लिए समय है तुम्हारे पास। और बीबी जो इतने दिनों बाद मिली है, उसके पास 2 घड़ी बैठकर बात भी नहीं कर सकते। वह बात करने लायक भी तो हो। आनंद भी चीखे थे और चाय का प्याला सरका दिया था। फिर मेरी ओर देखते हुए बोले, क्यों बात का पतंगड़ बनाने पर तुली हो? पतंगड़ बना रही हूं मैं कि तुम? क्या देख नहीं रही कि जब से आई हूं तब से गीता गीता की रट लगा रखी है। यह सब तो मेरे सामने हो रहा है। पता नहीं पीठ पीछे क्या क्या गुल। सुमित्रा, आनंद का एक जोर का तमाचा मेरे गाल पर पड़ा। मैं सचमुच अवाक थी। आनंद कभी मुझ पर हाथ भी नहीं उठा सकते थे, क्योंकि इसके पहले उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया था। मेरा इतना अपमान, वह भी इस लड़की की खातिर। तकिए में मुंह छुपाकर मैं सिसक पड़ी थी। आनंद चुपचाप बाहर चले गए थे। शायद उन्होंने कहा था कि
गीता के यहाँ खाने के लिए मना कर दे। माँ जी तो शाम को खाना खाती नहीं थी, उन्हें दूध दे दिया था। मैं सोच रही थी कि आनंद कुछ तो कहेंगे, माफी मांगेंगे, फिर मैं रसोई में जाकर कुछ बना दूंगी, पर वे तो बैठक में बैठे सिगरेट पर सिगरेट पीते जा रहे थे। फिर मन जल उठा कि आखिर ऐसा क्या दिया मैंने। शायद इस तरह बिना किसी पूर्व सूचना के आकर उनके कार्यक्रम को चौपट कर दिया था। उसी का इतना गम होगा। गुस्से में आकर मैंने फिर अटैची में कपड़े ठूस लिए थे। मैं जा रही हूँ पटना, मैंने ठंडे स्वर में कहा था। अभी इस समय? हाँ, अभी बस मिल जाएगी, कल चली जाना, अभी तो रात काफी हो गई है। क्या फर्क पड़ता है, मैं भी जिद पर आमादा थी। शायद आनंद के थप्पड़ की कसर अब तक गालों पर थी। ठीक है, मैं छोड़ आता हूँ। आनंद चुपचाप कार निकालने चले गए थे। मैं और भी जल भुन गई थी कि कितने आतुर हैं मुझे वापस छोड़ आने को। मैं चुप थी और आनंद भी चुपचाप गाड़ी चला रहे थे। मेरी आंखें छलछला आई थी। कभी यह रास्ता कितना खुशनुमा हुआ करता था। सुमित्रा, मैंने बहुत सोच विचार कर देख लिया है, तुम्हें अब यह नौकरी छोड़नी पड़ेगी और कोई चारा नहीं है। आनंद ने जैसे एक हुक्म सा सुना डाला था। क्यों, क्या मैं गुलाम हूँ आपकी कि आपने फरमान दे दिया नौकरी करो तो मैं नौकरी करने लगूं? आप कहें नौकरी छोड़ दो तो मैं नौकरी छोड़ दूं? हाँ, यही समझ लो, क्योंकि और किसी तरह से तो तुम समझना ही नहीं चाहती हो। और ध्यान से सुन लो, अगर तुम अब अपनी जिद पर अड़ी रही तो मैं भी मजबूर होकर क्या क्या करोगे? मजबूर होकर मुझे तलाक दे दोगे, दूसरी शादी कर लोगे अपनी चहेती, क्या नाम है उस छोकरी का, गीता के साथ? गुस्से में मेरा स्वर कांपने लगा था। बंद करो यह बकवास। आनंद का कंपकपाता बदन निढाल सा हो गया था। गाड़ी डगमगाई थी, मैं कुछ समझ नहीं पाई थी। सामने से एक ट्रक आता दिखा था और गाड़ी काबू से बाहर थी। आनंद, मैंने चीख कर आनंद को खींचा था और तभी एक जोरदार धमाका हुआ था। गाड़ी किसी बड़े से पत्थर से टकराई थी। क्या हुआ, क्या हुआ? दो तीन साइकिल सवार उतरकर पूछने लगे थे। ट्रक ड्राइवर भी आ गया था। बाबूजी, क्या मरने का इरादा है? भला ऐसे गाड़ी चलाई जाती है? मैं ट्रक न रोक पाता तो। वह तो अच्छा हुआ कि गाड़ी पत्थर से ही टकरा कर रुक गई। मामूली ही नुकसान हुआ है। मैंने अचेत से पड़े आनंद को संभालना चाहा था। डर के मारे दिल अभी तक धड़क रहा था। आनंद, तुम ठीक तो हो ना? मेरा स्वर भीगने लगा था। यह तो अच्छा हुआ बहन जी, आपने इन्हें खींच लिया, वरना स्टीयरिंग पीठ में घुस जाता तो। ट्रक ड्राइवर कह रहा था। आनंद ने मेरी तरफ देखा तो मैंने आंखें झुका ली थी। बाबूजी, इस समय गाड़ी चलाना ठीक नहीं है, आगे की पुलिया भी टूटी हुई है। आप पास के डाक बंगले में रुक जाइए, सुबह जाना ठीक होगा, गाड़ी की मरम्मत भी हो जाएगी, ड्राइवर ने सलाह दी। हाँ हाँ, यही ठीक है। मैं सचमुच अब तक डरी हुई थी। डाक बंगला पास ही था। मैं तो निढाल सी बाहर बरामदे में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई थी। आनंद शायद चौकीदार से कमरा खोलने के लिए कह रहे थे। बाबूजी, खाना चाहें तो अभी पास के ढाबे से मिल जाएगा, फिर तो वह भी बंद हो जाएगा, चौकीदार ने कहा था। सुमित्रा, तुम अंदर कमरे में बैठो, मैं खाना लेकर आता हूँ। कहते हुए आनंद बाहर चले गए थे। साधारण सा ही कमरा था। एक पलंग बिछा था। कुछ सोचकर मैंने बैग से चादर कंबल निकाल कर बिछा दिए थे। फिर मुंह धोकर गाउन पहन लिया। आनंद को बड़ी देर हो गई थी खाना लाने में। सोचने लगी कि पल भर में ही क्या हो जाता है। एकाएक मेरा ध्यान भंग हुआ था। आनंद शायद खाना लेकर लौट आए थे।
आनंद ने साथ आए लड़के से प्लेट मेज पर रखने को कहा था। खाना खाने के बाद आनंद ने एक के बाद दूसरी और फिर तीसरी सिगरेट सुलगानी चाहिए थी। बहुत सिगरेट पीने लगे हो। मैंने धीरे से उनके हाथ से लाइटर ले लिया था और पास ही बैठ गई थी। इतनी सिगरेट क्यों पीने लगे हो? दूर रहोगी तो कुछ तो करूंगा ही। पहली बार आनंद का स्वर मुझे स्वाभाविक लगा था। थक गया हूं सुमित्रा। ठीक है, तुम नौकरी मत छोड़ना। मैं ही समय से पहले सेवानिवृत्त हो जाऊंगा। बस अब तो खुश हो। उन्होंने सहज होने का प्रयास किया था और मुझे पास खींच लिया था। फिर धीरे से मेरे उस गाल को सहला दिया था जहां शाम को थप्पड़ लगा था। नहीं आनंद, मैं नौकरी छोड़ दूंगी। आखिर मेरी सबसे बड़ी जरूरत तो तुम ही हो। कहते हुए मेरा गला रुध गया था। सच? क्या सच कह रही हो सुमित्रा? आनंद मेरी आंखों में झांका था। हाँ सच, बिल्कुल सच। मैंने धीरे से कहते हुए अपना सिर आनंद के कंधे पर टिका दिया था और फिर हम लोग सोने चले गए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा।